रेत में बहता लहू, इजराइल, ईरान और फिलिस्तीन की वो कहानी जो दुनिया ने कभी पूरी नहीं सुनी। बहुत समय पहले, जब दुनिया दो विश्व युद्धों की आग से झुलस रही थी, एक कौम अपने वजूद को तलाश रही थी, यहूदी। यूरोप की गलियों में भटकते हुए, कड़ी सर्दी में जमी रोटियों के टुकड़ों पर जिंदा, यह लोग अपने इतिहास की किताबों में बार बार एक ही वाक्य पढ़ते थे: यरूशलेम एक दिन हमारा होगा। नाजियों ने उन्हें गैस चैम्बरों में भरा, हिटलर ने लाखों को मौत के घाट उतारा, और दुनिया मूक दर्शक बनी रही। यहूदी बस इतना चाहते थे: एक घर, एक जमीन। और जब युद्ध खत्म हुआ, उन्होंने दुनिया से कहा, अब हम और नहीं भागेंगे। इजराइल का जन्म और फिलिस्तीन का विलाप 1948 में एक ऐलान हुआ। एक नन्हा राष्ट्र पैदा हुआ, इजराइल। लेकिन उस जमीन पर पहले से लोग थे, फिलिस्तीनी अरब। सदियों से वहां बसी मस्जिदें, खेत और घर अचानक राजनीतिक नक्शे पर दूसरे के नाम हो गए। हमें क्यों निकाला गया? यह सवाल फिलिस्तीनियों की नसों में घुल गया। इजराइल बना, लेकिन साथ में फ़ाइशो शुरू हुई एक जंग जो आज भी खत्म नहीं हुई। अरब बनाम इजराइल। और फिर आए ईरान। इजराइल के बनते ही अरब देशों ने हमला बोला, लेकिन हार गए। हर बार इजराइल जीतता गया और फिलिस्तीन सिकुड़ता गया। शरणार्थी शिविरों में जन्मे बच्चे अपने दादा की कहानियों में अपने घर की दीवारें पहचानने लगे। लेकिन तब तक एक देश चुपचाप सब देख रहा था: ईरान। 1950 के दशक में ईरान और इजराइल दोस्त थे। व्यापार, तेल, हथियार, सब कुछ साझा था। लेकिन 1979 में जब इस्लामी क्रांति आई, ईरान बदल गया। शाह को भगाया गया। आयतुल्लाह खुमैनी आए और उन्होंने ऐलान किया, अब से इजराइल इस्लाम का दुश्मन है। ईरान की छाया सेनाएं, हिजबुल्लाह और हमास, ईरान ने जंग अपने हाथों से नहीं, दूसरों के जरिए लड़नी शुरू की। लेबनान की पहाड़ियों में उसने हिजबुल्लाह को जन्म दिया, एक ऐसा संगठन जो सिविल अस्पताल भी चलाता है और मिसाइल भी। गाजा की गलियों में उसने हमास पैगे को हथियार दिए, एक ऐसा आंदोलन जो मस्जिदों से निकलकर रॉकेट लॉन्च करने लगा। इजराइल को अब एक नहीं, चार दिशाओं से खतरा था। सीमा पार से रॉकेट आते, सुरंगों से घुसपैठ होती, और हर बार जब वो जवाब देता, दुनिया में एक ही तस्वीर फैलती: इजराइल ने बच्चों पर बम गिराया। अमेरिका, दोस्त, कूटनीतिक योद्धा या मोहरा? इजराइल की पीठ पर था अमेरिका। अरबों डॉलर की सैन्य मदद, आधुनिक हथियार और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बचाव। जब भी इजराइल ने गाजा पर बम गिराए, अमेरिका ने कहा, उसे अपने बचाव का अधिकार है। और जब ईरान ने परमाणु संयंत्र बनाए, अमेरिका ने कहा, यह खतरा है पूरी दुनिया के लिए। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगे, वैज्ञानिक मारे गए, और 2020 में अमेरिका ने ईरान के दे जनरल कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन हमले में मार गिराया। वह सिर्फ एक आदमी नहीं, ईरान की आत्मा पोड़े था। तेहरान की गलियों में लोग चीखे, अमेरिका मुर्दाबाद। और तभी एक और आग सुलगी। 2023, जब गाजा में फिर खून बहा। अक्टूबर 2023 की सुबह, गाजा से सैकड़ों रॉकेट आसमान चीरते हुए इजराइल पर बरसते हैं। हमास ने जमीन से हमला कर दिया। यहूदी बस्तियों में कत्लेआम हुआ, बच्चे मारे गए, सैनिक पकड़े गए। इजराइल गूंज उठा, और जवाब में गाजा पर बमों की बारिश हुई। सड़कों पर मलबा, खून और चीखें। लेकिन फिर आया एक धमाका जो सबको चौंका गया। ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधे मिसाइल दागी। अब तक जो छाया में लड़ रहा था, वो अब हन सामने आ चुका था। 2024, युद्ध की खुली किताब। अब युद्ध सिर्फ इजराइल बनाम हमास नहीं रहा, अब यह था इजराइल बनाम ईरान, तेल अवीव बनाम तेहरान, यहूदी राष्ट्र बनाम इस्लामी क्रांति। साइबर अटैक, ड्रोन जंग, गुप्त ऑपरेशन। दुनिया परमाणु युद्ध के साए में आ चुकी थी। और फिलिस्तीन, बीच में अब भी वही बच्चा बैठा है, जो स्कूल नहीं जा सका, जो कब्रिस्तान में खेलता है, जिसने दादा से सिर्फ ये सुना है, हमारा घर कभी यरूशलेम में था। रेत में बहते खून की कहानी। यह कहानी धर्म की नहीं, राजनीति की नहीं, सिर्फ जमीन की भी नहीं। यह कहानी है इंसान के लालच, दर्द और पहचान की। इजराइल आज एक महाशक्ति है, लेकिन घिरा हुआ। ईरान आज धार्मिक शेर है, लेकिन पाबंदियों से जकड़ा हुआ। फिलिस्तीन आज भी टूटी ईंटों पर सो रहा है, और उसका सपना अब भी वही है: क्या कभी कोई जमीन होगी जिसे मैं घर कह सकूं? यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, इसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।